नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोंगिया ग्रुप के नए उत्पाद मोंगिया प्रीमियम अगरबत्ती की हुई भव्य लॉन्चिंग। बरमसिया पार्क में आयोजित हुई लॉन्चिंग सेरेमनी। वोकल फॉर लोकल की मुहिम को मिली गति। जल्द बाजार में दिखेगा मोंगिया ग्रुप का यह नया उत्पाद। बनखंजो घाट पर प्रशासनिक टीम ने मारा छापा। अवैध बालू कारोबार पर कसी गई नकेल। बालू लदे 9 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। धंधेबाजों पर कार्रवाई में जुटा प्रशासन। खंडोली में अचानक मर रही है हजारों की संख्या में मछलियां। फैल रहा है इलाके में सड़ांध। कारणों का नहीं चल पाया पता। कयासों का दौर जारी। और गांवा में सड़क हादसे में एक की मौत, एक हुआ घायल। घायल का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। वहीं मृतक के शव का कराया गया पोस्टमार्टम। गमगीन दिखा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। आत्मनिर्भर भारत योजना व महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने को लेकर सोमवार को बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क में एक वृहद कार्यक्रम आयोजित कर मोंगिया ग्रुप के नए उत्पाद मोंगिया प्रीमियम अगरबत्ती की विधिवत लॉन्चिंग की गई। बताया गया कि 100 महिलाओं को इस परियोजना से जोड़कर उन्हें अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निर्मित अगरबत्तियों को बाजार में उतारने के लिए आज लॉन्चिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। मोंगिया ग्रुप के नए उत्पाद मोंगिया प्रीमियम अगरबत्ती की विधिवत लॉन्चिंग भव्य रूप से बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क में की गई। मौके पर अतिथि के रूप में मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, निदेशक त्रिलोचन मोंगिया व हरिंदर सिंह मोंगिया उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान शानदार मंच से इस नए उत्पाद को विधिवत रूप से फीता काटकर लॉन्च किया गया। बताया गया कि मोंगिया ग्रुप ने केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना को गति देने की मुहिम छेड़ी है। वहीं राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को भी ताकत दी है। दरअसल कोरोना काल में रोजगार के संकट के बीच महिलाओं को रोजगार देने के लिए मोंगिया ग्रुप की सामाजिक इकाई मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से अगरबत्ती निर्माण परियोजना की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट हेड अभिषेक सहाय व प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रतीक्षा शर्मा की देखरेख में संचालित इस परियोजना के तहत बेहतर क्वालिटी की अगरबत्ती का निर्माण करवाया गया है। इसी उत्पाद को मोंगिया ब्रांड से बाजार में उतारने के लिए लॉन्चिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। बताया गया कि फिलहाल 100 महिलाओं को इस परियोजना से जोड़ा गया है। तमाम महिलाओं को प्रशिक्षित लोगों के द्वारा अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा निर्मित सामग्रियों को बाजार में बेचने की तैयारी भी चल रही है। बताया गया कि फिलहाल आत्मनिर्भर भारत योजना की पहली कड़ी है। इसके बाद अन्य उत्पादों को भी इस परियोजना के तहत लाकर और भी महिलाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। योगी है। आज एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और मुझे बहुत खुशी है कि हर कंपनी का जो अपना सामाजिक दायित्व होता है उस दायित्व के तहत कुछ अच्छे काम अपने शहरों में या अपने राज्य में या आसपास के इलाके में हमेशा नज़र आने चाहिए और जिससे वास्तविक रूप से लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो इस क्रम में ही जितने और भी कार्यक्रम चल रहे हैं, इस बीच में मुझे ये एक सलाह मिली कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना वोकल फॉर लोकल, तो उनका ये कहना है कि लोकल में कोई भी अच्छा माने प्रोडक्ट अगर है तो उसको हम लोग अपने सुपरविज़न में अच्छी क्वालिटी का बनवा करके और अपने सुपरविज़न में जिस समय हम ये समझ लें कि ये क्वालिटी लेवल हमारे जैसा हो गया है या हम जैसा चाहते हैं वैसा है, तो फिर अपनी ब्रांडिंग करा करके और उसको मार्केट में दें ताकि लोगों को ये भरोसा रहे कि क्वालिटी अच्छी है। और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल अगर हम मार्केट में देंगे तो बिकने में परेशानी भी नहीं आएगी और एक ब्रांड जिस पर भरोसा है लोगों का, उस ब्रांड के तहत अगर बिकता है तो हम मान के चलते हैं कि इसमें किसी प्रकार का नुकसान और बिक्री में कमी नहीं आएगी। इस वजह से लोकल लोग ही बनाएं लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो जिसको हम लोग दे सके। एक महिला सशक्तिकरण अथवा स्वावलंबन जो ये योजनाएं इस समय जो चल रही हैं भारत सरकार की, तो
इन सारी योजनाओं को तहत ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये एक सचमुच एक ऐसा कार्य है जिसके लिए कि कंपनियों को आगे आना चाहिए। हम लोग भी उसी प्रयास में रहते हैं कि कंपनी अगर अच्छे काम कुछ मिले, जिस तरह से अपने काम तो सभी कर रहे हैं कंपनियां, लेकिन हम लोग को CSR के तहत वास्तव में हम लोग को दी गई जिम्मेवारियों को अच्छे तरीके से निर्वहन करना है। रुपया खर्च करना दूसरी चीज है, और उस रुपए को सही तरीके से किसी महत्वाकांक्षी योजना में खर्च करना जिससे आम जन को इसका फायदा मिले, ये प्रयास अपना रहता है। और इसके लिए थोड़ा अपना समय देना और अपनी चीज को समझ के काम करना, इसकी जरूरत पड़ती है। सिर्फ रुपया खर्च करने से काम नहीं होगा। तो मेरा ये प्रयास है कि आसपास के जितने अगर महिलाएं आगे आई हैं, तो महिला सशक्तिकरण का अगर कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें हम लोग अपना कितना सहयोग दे सकते हैं, कितना आसपास के लोगों को फायदा हो सकता है। और आसपास के इलाके में भी आम आदमी जिन लोगों को स्वरोजगार, जिनके पास में अपना रोजगार नहीं है, तो ये दूसरा कोई रोजगार नहीं है, तो स्वरोजगार में लगें और इसमें आ करके, तो ये हमारी एक पहली शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत है। और हम लोग चाहेंगे कि पहले इसको अच्छी तरह से मजबूती से 5-6 महीने में खूब सफलता के शिखर पर पहुंचाएं, और इसके साथ साथ अन्य योजनाओं को भी शुरू करें। कुछ योजनाएं हमारी हैं लेकिन हम पहले से नहीं बताना चाहते, क्योंकि हमारी हर चीज़ में नकल हो जाती है, आप लोग भी जानते हैं। जो भी हम कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो उसमें तुरंत से नकल होने लगती है। तो हमने अपनी कोई भी योजना पहले से नहीं बतानी है, हम योजना को पहले लॉन्च करेंगे तभी आपको बताएंगे। लेकिन हमारे पास में बहुत सारी योजनाएं हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आसपास में इसका फायदा लोगों को सारे राज्य में मिले, मैं कहता हूं पूरे देश में इसका फायदा मिले। हम बहुत सारी योजनाएं लेके आएंगे। इस समय में हमने जो अगरबत्ती बनाई है, ये अगरबत्ती जो भी जहां भी बन रही है, लेकिन हमारे सुपरविजन में बन रही है, और इसकी क्वालिटी हम खुद से हर वक्त टेस्ट करते रहेंगे। जैसे पानी की क्वालिटी हमारे यहाँ जिस समय बनना शुरू हुआ तो हमने कहा था कि हर दिन 1 बोतल पानी लाके हमारे टेबल पर जरूर रखना, हम पी के टेस्ट करेंगे। जिस तरह से हमारे बिरहोर में आप जानते हैं, जो वहाँ पर जो खाना बनता है तो हम बीच बीच में जाके वहाँ खाना खाने चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बच्चों को क्या खाना मिल रहा है। इसी प्रकार हम लोग हर चीज़ की क्वालिटी में खुद से इन्वॉल्व रहते हैं। जिस चीज़ की क्वालिटी को हम पर्सनली देखेंगे उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकती। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि जो भी काम हो एक मजबूत तरीके से हो, और मार्केट में जब भी कोई ऐसी चीज़ जाए जिसको देखने के बाद मोंगिया अगर लिखा हुआ है तो यह विश्वास दिनों दिन और बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से अभिषेक सहाय व आदिल सिद्दीकी कर रहे थे। आज सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के बैक फ्लैश में जाता हूँ, थोड़ा प्रारूप बता देता हूँ कि इस परियोजना की शुरुआत कैसे हुई। आज जिस तरह रोजगार का संकट है, उस दौर में केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना, राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की मुहिम और स्किल डेवलपमेंट को एक साथ मर्ज करके मोंगिया ग्रुप ने इस परियोजना का प्रारूप तैयार किया है। इसके तहत अभी प्रथम चरण है जिसमें अगरबत्ती निर्माण की परियोजना को शुरू किया गया है। अभी फिलहाल 100 महिलाओं को रोजगार देने की मुहिम छेड़ी गई है, और इसी के तहत वोकल फॉर लोकल को ताकत देने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और पहले चरण में अभी 20,000 पैकेट मोंगिया प्रीमियम अगरबत्ती के नाम से बेहतरीन क्वालिटी का अगरबत्ती तैयार किया गया है। मैं आभार प्रकट करता हूं मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन गुणवंत सिंह मोंगिया जी और उनके परिवार का, जिन्होंने इस संकट भरे दौर में जब रोजगार के लिए मारामारी चल रही है, खासकर महिलाओं के लिए अवसर की घोर कमी है, ऐसे दौर में इन्होंने अपने ब्रांड के साथ अभी फिलहाल 100 महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था की है, और इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। जल्द ही इसे क्रमवार जोड़ते हुए 500 महिलाओं को पूरे जिले भर में रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता में प्रतीक्षा शर्मा, निशा बर्नवाल, नयन पटेल, पीयूष सागर, दिव्या सिन्हा, अंकिता कुमारी, एलेन शर्मा समेत अन्य कई लोग लगे हुए थे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन राहुल सिन्हा ने किया। महिला सशक्तिकरण को गति दी गई है, तो यहाँ पर जो चल रहा है ये मोंगिया प्रीमियम अगरबत्ती बनाने का जो भी है, ये एक तरह से महिला सशक्तिकरण का ही रूप है। महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें रोजगार दिया जाएगा, और न सिर्फ रोजगार बल्कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा उनको बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें जो हो रही है,
अभी शुरुआत है, आगे चल के वृहद रूप में होगी। तो आप तमाम लोगों का धन्यवाद और जिस तरह से मोंगिया ग्रुप का प्यार मिला है उनके लिए इनका धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। देश के महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत कई समाज सेवियों ने विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सभी ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित कई समाज सेवियों ने सोमवार को देश के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीनेट सदस्य रंजीत कुमार राय, स्वयंसेवी संस्था के सुरेश शक्ति, रितेश चंद्र, अभाविप के संदीप देव, सौरभ कुमार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने जगदीश चंद्र चौक पर पहुंचकर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में सभी ने विज्ञान भवन में स्थित जगदीश चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। भारत के महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस जी का आज पुण्यतिथि, इनके एक तरह से शोध भवन में हम लोगों ने मनाया और सामने जो इनके नाम से चौक है वहाँ पे सर्वप्रथम माल्यार्पण करके अगरबत्ती जला के इनका पुण्यतिथि मनाया गया और लोगों के बीच ये संदेश पहुँचाने का कोशिश किया गया कि हमारे देश के इतने बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने अपना अंतिम 7 साल, अपने जीवन का अंतिम 7 साल गिरिडीह जैसे छोटे शहर में बिताए और एक से एक शोध यहाँ पे रह के पारसनाथ की तराइयों में इन्होंने किया है। आज भी इनका एक तिजोरी पड़ा हुआ है, पता नहीं वो तिजोरी आज तक खुल नहीं पाया, उस तिजोरी में भी क्या कुछ अमूल्य वस्तु हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता है। तो गिरिडीह के लिए ये दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि जेसी बोस का तो नाम जानते हैं लेकिन वो कहाँ रहे हैं, अंतिम समय में कहाँ अपना शोध किए थे, ये चीज़ नहीं जान रहे। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि इनका पुण्यतिथि आज हो गया, जयंती एक सप्ताह के बाद तुरंत हो गया, 23 को पुण्यतिथि, 30 को जयंती। देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य रंजीत कुमार राय ने सरकार व प्रशासन से देश के महान वैज्ञानिक के नाम पर गरीब बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान खोलने की मांग की है। इन्होंने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गिरिडीह से जेसी बोस का गहरा जुड़ाव था लेकिन इस शहर में उनकी उपेक्षा हो रही है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य रंजीत कुमार राय ने कहा कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का गिरिडीह से गहरा नाता रहा है लेकिन इस शहर में उनकी उपेक्षा हो रही है। कहा कि उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस गिरिडीह में ही ली थी। जिस मकान में उन्होंने अंतिम सांस ली थी उस मकान में आज भी उनकी वह तिजोरी मौजूद है जिसे आज तक खोला नहीं गया है। जेसी बॉस के मकान को अब विज्ञान भवन बना दिया गया है, इसी में वो तिजोरी भी रखी हुई है। 2 बार इसे खोलने का कार्यक्रम जिला प्रशासन ने निर्धारित किया लेकिन दोनों बार मिसाइल मैन और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक व उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब नहीं आ सके। नतीजा, तिजोरी का रहस्य आज तक बरकरार है। इन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि देश के महान वैज्ञानिक के नाम पर शिक्षण संस्थान शुरू कर गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। मौके पर उपस्थित स्वयंसेवी संस्था के सुरेश शक्ति व रितेश चंद्रा आदि ने कहा कि आचार्य जगदीश चंद्र बसु गिरिडीह के भूमि से जुड़े भारत और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। बावजूद इसके सरकार व जिला प्रशासन द्वारा लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस मंदिर का
इस आस में कि यहाँ पर उपायुक्त आएगा। पिछले कई वर्षों से हम लोग महान वैज्ञानिक सर जेसी बॉस जी की पुण्यतिथि 23 नवंबर को मना रहे हैं और हर बार शासन प्रशासन और सरकार को आग्रहपूर्वक कह रहे हैं कि जो पूर्व में योजना बनी थी यहाँ पे तारामंडल का स्थापित करना और सर जेसी बॉस के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। AR किदवई महामहिम राज्यपाल जब हुआ करते थे तो गिरिडीह के तत्कालीन उपायुक्त माननीय के पाठक जी को ये निर्देश दिए थे जब इस भवन का ये उद्घाटन में आए थे, तो उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना के बीच में जगदीशपुर के इर्द गिर्द कहीं पे जमीन को मुहैया कराने का और केंद्रीय विश्वविद्यालय औषधि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सारी योजनाएं बन चुकी थी। फिर भी जब झारखंड अलग हो गया तो झारखंड अलग होने के बाद ये झारखंड की दुर्भाग्य थी या गिरिडीह की या पूरे विश्व की, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो एकत्रित बिहार में यह भवन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पास था। जब झारखंड अलग हुआ तो युवा एवं खेल मंत्रालय को ये भवन दे दिया गया। दुर्भाग्य यहाँ देखिए कि एक वैज्ञानिक का खेल युवा एवं खेल मंत्रालय से क्या मतलब है, जबकि बिहार में यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में था। वर्तमान में जो स्थिति है, कितने बार इनका जो शोध किया हुआ तिजोरी है आज तक दुर्भाग्य से खुल नहीं सका है और कितने बार प्रयास भी किया गया। हमारे मिसाइल मैन तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति का 2-2 बार योजना बनी कि उस तिजोरी का खोलने। दुर्भाग्य है ये, क्योंकि शासन प्रशासन और सरकार की इसमें कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें निजी फायदा नहीं है इन लोगों को। यहाँ से कोई जनप्रतिनिधियों को भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से मतदान या वोटर नहीं है। लेकिन ये वो नहीं जान रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय गिरिडीह में स्थापित होता है और इनके नाम से होता है, तो यहाँ के गरीब गुरबे विद्यार्थी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस पर कोई जनप्रतिनिधि ने शासन प्रशासन कोई पहल नहीं। बार बार अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग रोड पे उतरें, रोड जाम करें। यहाँ के कितने जिले अधिकारियों को हम लोगों ने रोड पे खड़ा किया। इसी भवन में हम लोगों ने जब कुछ नहीं हम लोगों को मिला तो पदाधिकारियों को भी यहाँ पे बंद किया। लगता है कि पुनः भी 10-12 साल पहले जो हम लोगों ने किया है वो करना पड़ेगा। अंत में क्या किया जाए जब प्रशासन नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग कोई निजी स्वार्थ के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, ये गिरिडीह के लिए और ये विश्व धरोहर जो हैं इनके नाम से कुछ हो। आज ये गिरिडीह के लिए गौरव की विषय है। 1930 से 1937 तक इन्होंने इसी भवन में और पारसनाथ के तराइयों में इन्होंने जीव जंतु पेड़ पौधों में शोध कार्य किया है और अंतिम सांस इसी भवन में लिए हैं। इनके नाम से एक विद्यालय भी है बालिकाओं के लिए, सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय। वर्षों से उसके नाम से भी एक उत्क्रमित होके +2 हो, ताकि छात्राओं के कोई समस्या नहीं हो शिक्षा में। उस पर भी शासन प्रशासन और सरकार की ध्यान नहीं है। तो हमको लगता है कि ये शासन प्रशासन और सरकार को मुकर्रनी नींद में सोए हुए हैं और अंत में फिर वही 8 साल 10 साल पीछे हम लोगों को जाना पड़ेगा, फिर रोड पे उतरना पड़ेगा, अंत में रोड जाम करना, तो प्रशासन FIR करेंगे। वो हम लोग आतंकवादी थोड़े हैं। हम लोग गिरिडीह के लिए मांग करते हैं। ये भवन की स्थिति इतनी जर्जर है, ये जो मनोरंजन भवन बना है जिसमें तारामंडल का स्थापना होना था, वो भवन को अवैध कब्जा किए हुए उसका भाड़ा क्या दे रही है सरकार या सर्व शिक्षा अभियान या समर्थ शिक्षा, इसका कहीं कोई हिसाब नहीं है। और ये भवन को खाली करके पुस्तकालय के रूप में तब्दील किया गया था हम लोगों के लड़ाई के कारण। फिर भी इस भवन में अवैध कब्जा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। ये कोई कार्यालय बना के रखा हुआ है सर्व समर्थ शिक्षा, जिसमें
हमारे महान वैज्ञानिक का तिजोरी है, वो तिजोरी अमूल्य है, हम समझ सकते हैं। जब तक खुलता नहीं है तब तक वो अमूल्य है। उसमें कितना मूल्यवान चीज़ है वो कोई बता नहीं सकता है। फिर पुनः हम शासन प्रशासन और सरकार से इस पर पहल करने का आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। नहीं तो अंतिम में हम लोग क्या करेंगे, कोई विकल्प नहीं रहेगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम सभी छात्र यहाँ पर 1997 से आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि और जन्मतिथि अनवरत बनाते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है यह अंतर्राष्ट्रीय शोक दिवस होना चाहिए था। वहीं गिरिडीह के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वनाक दिवस भी, क्योंकि यह प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेलता धरोहर, जहाँ पे महान वैज्ञानिक की ने कर्म भूमि रही है, यहीं पे उन्होंने अपनी अंत्येष्टि यहीं पे उन्होंने समाधि ली। कहते हैं कि बेतार का तार बनाने के क्रम में यहाँ वज्रपात हुआ और उनकी मौत हुई और वर्षों उनके चलते उपेक्षित रहा। प्रशासन ने कभी सुध न ली इस बिल्डिंग की। यह बिल्डिंग जर्जर अवस्था में था। उसके बाद छात्र आंदोलन पर यहाँ पर निर्णय यह हुआ, के पाठक जी ने सुनवाई की और इसे विज्ञान भवन का रूप देने का प्रयास किया और विडम्बना के अनुरूप उनकी ट्रांसफ़र हुई। उसके बाद से यह आज तक उपायुक्त के इंतजार में हो रहा है। बदहाली इस कदर है कि यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर लाने के लिए उन्होंने यहाँ इस विज्ञान भवन में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय को स्थानांतरित करवा लिया है ताकि इसके मेंटेनेंस के लिए कुछ राशि इकट्ठी हो पाए। नियमित रूप से परियोजना यहाँ पर काम कर रही है आज 15-20 वर्षों से, लेकिन इसके द्वारा प्रदत्त राशि, रेंट के रूप में जो प्रदत्त राशि, उस राशि का क्या होता है, कहाँ तारामंडल बनने की कल्पना थी, यहाँ उनके टेलीस्कोप के अलावा कई और टेलीस्कोप लाने की बात थी। छात्र छात्राओं को तारामंडल जो जैसा कि हम पटना में देख रहे हैं उस तरह के तारामंडल की कल्पना थी, जिस पे आज परियोजना कायम है। उतनी बड़ी रूमें बनी, 300 बाय 400 का स्क्वायर फुट का रूम सब बना था इसी तारामंडल के विस्तार में, लेकिन कालांतर से अब तक यह बदहाली की उस कगार पर उस डीपीसी का इंतजार कर रहा है जो इस पर नहीं पहल ला सका, क्योंकि राजनीतिक नेताओं से हम लोगों ने उम्मीद रखी ही नहीं। सभी लोग यहाँ पे हैं, किसी राजनीति की नहीं, लेकिन प्रशासन भी यहाँ पे एक्टिव हो और प्रशासन इसकी कमेटी में है। टीसी, डीडीसी, एसडीओ सभी लोग इसके कोर कमेटी में, इसके द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है और उस जनरेट का के बाद होता क्या है, कोई प्रशासनिक आदमी के अलावा इसमें कोई व्यक्ति नहीं है जो इनसे पूछ सके, जिस कारण आज ये भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में कूड़ेदान बना हुआ है। चाहे वह इलेक्शन की कैंपेनिंग हो, चाहे वह कोविड का कैंपेन हो, सारे लीफलेट पैम्पलेट जमा करने के लिए स्टोर रूम है। किसी तरह की मीटिंग करनी हो प्रशासन यहाँ करता है। कभी यह पुस्तकालय के नाम पे अलॉट होता है और कभी कुछ पुस्तकालय के नाम पे यह अलॉट है नहीं, और इसमें पुस्तकालय का कोई पुस्तक नहीं, कोई छात्र यहाँ आते नहीं, क्योंकि इसे उस रूप में दिया ही नहीं गया। ये हमेशा मजाक करने का प्रयास किया गया कि आखिर आप ये क्यों कर लेते हैं, आपके पास लाइब्रेरी है। अब यह न लाइब्रेरी है, न विद्यालय है, न यह कुछ भी रहता है। विज्ञान भवन तो कोई काम का ही नहीं है। तो ये यूटोपिया से बचा के इसको वापस विज्ञान भवन का स्वरूप प्रदान किया जाए। हम लोग अपेक्षा करेंगे प्रशासनिक पहल से यह साकार हो। एक महान विभूति को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती। हमारा बस यही प्रयास है कि इस विभूति को। गिरिडीह के विज्ञान केंद्र में मौजूद वैज्ञानिक जेसी बोस की तिजोरी को खोलने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक आवेदन समाहरणालय में एनडीसी को सौंपा है। संगठन ने जेसी बोस के धरोहर को सामने लाने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक आवेदन समाहरणालय में एनडीसी को सौंपा और वैज्ञानिक जेसी बोस के धरोहर को सामने लाने की मांग की। इस शिष्टमंडल में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार राज, राष्ट्रीय सचिव विनीत कुमार, प्रदेश आईटी सेल अध्यक्ष पीयूष सागर आदि मौजूद रहे। बताया गया कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को आवेदन सौंपना था, लेकिन उपायुक्त की अनुपस्थिति में नजारत डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर सुदेश कुमार को ज्ञापन सौंपा गया है। बताया गया कि गिरिडीह से महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का अत्यधिक जुड़ाव रहा है। उनके द्वारा कई प्रयोग भी गिरिडीह में किए गए। 23 नवंबर 1937 में गिरिडीह में उनकी मृत्यु के बाद से उनकी 3 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी और 1.5 फुट ऊंची तिजोरी विज्ञान केंद्र में बंद पड़ी है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सुलझाया जाना था, लेकिन किसी कारणवश सुलझ नहीं पाया। बोस द्वारा 1930 से 1937 के बीच कई बार गिरिडीह का दौरा किया गया। वे बरगंडा स्थित शांति निवास में अपना अधिकांश शोध कर रहे थे।
जिसे बाद में सर जेसी बोस मेमोरियल में परिवर्तित कर दिया गया है। तिजोरी की सामग्री अटकलों, बौद्धिकों और बंगाली समुदाय के बीच चर्चा की विषय बनी रही है। आज की युवा पीढ़ी भी इन रहस्यों से पर्दा हटाने को लेकर काफी उत्सुक है। इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि सर जेसी बोस के इस बंद तिजोरी के रहस्य को सुलझाने व इसे लोगों के समक्ष लाने की दिशा में पहल करें। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर से परिवार विकास मेला रथ को रवाना कर पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत की गई। बताया गया कि जिले भर में लगभग 150 पुरुषों की नसबंदी का टारगेट रखा गया है। परिवार नियोजन में पुरुषों की साझेदारी जीवन में लाए स्वास्थ्य और खुशहाली जैसे स्लोगन के साथ सोमवार को गिरिडीह जिले में पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत की गई। अभियान को गति देने के लिए सोमवार को गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर से परिवार विकास मेला रथ को रवाना किया गया। मौके पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर एस सान्याल ने अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों कर्मियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। रथ की रवानगी के बाद डॉक्टर सान्याल ने बताया कि जिले भर में 142 पुरुषों के नसबंदी का टारगेट लेकर चला जा रहा है। इस बार पुरुष की साझेदारी का थीम है। चूंकि कोविड का समय है, ऐसे में बहुत सारे प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं, वे सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। परिवार कल्याण का, जिसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इसमें दिया जाएगा पुरुष नसबंदी का। हम लोग टारगेट 142 लेके चल रहे हैं पूरे ज़िला में, क्योंकि इस बार का जो थीम है वो पुरुष की साझेदारी का थीम है। तो पुरुष की साझेदारी स्वस्थ और स्वाभाविक समाज बनाने में वो मदद करेगी, क्योंकि कोविड-19 का समय है। सारे मजदूर जो बाहर से आए हैं वो भी रह रहे हैं यहाँ पर, तो आगे चल करके आगे बढ़ करके हिस्सा लें और परिवार कल्याण में सहयोग करें। सोमवार को जिला प्रशासन ने बनखंजो नदी पुल के नीचे छापेमारी कर अवैध बालू का उठाव कर रहे 9 ट्रैक्टर को जब्त किया। बताया गया कि लगातार मिल रही सूचना के बाद उपायुक्त के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई और छापेमारी की गई। जिले भर में नदी घाटों से अवैध रूप से बालू का कारोबार धड़ल्ले से होने की सूचना पर सोमवार को प्रशासन एक्शन मोड में आया और छापेमारी की। बताया गया कि लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में बनखंजो नदी पुल के नीचे से 9 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस दौरान कुछ चालकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, वहीं कुछ मौके से फरार हो गए। इस बाबत प्रशिक्षु आईएएस सैयद रियाज अहमद ने बताया कि सूचना मिली थी कि बनखंजो नदी पुल के नीचे से बालू का अवैध तरीके से उठाव हो रहा है। सूचना के बाद उपायुक्त के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई। टीम में प्रशिक्षु आईएएस सैयद रियाज अहमद के अलावे एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएमओ सतीश नायक, नगर थाना, पचम्बा थाना और मुफस्सिल थाना की पुलिस शामिल थी। टीम ने छापेमारी की और 9 ट्रैक्टर को रंगे हाथ बालू लोड करते पकड़ लिया। कहा कि कुछ चालकों को पकड़ा गया है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और अवैध रूप से बालू का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कौन है?
वसीम अंसारी मालिक ड्राइवर करते हैं मालिक है तो ओनर ड्राइवर कैसा है मालिक भी ड्राइवर भी है नहीं ड्राइवर नहीं है खाली मालिक। डीसी सर के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह और सहायक समाहर्ता गिरिडीह आज सवेरे 5:30 के दौरान हमने माइनिंग का एक औचक निरीक्षण के हम गए थे। वहाँ पे सीओडी के ब्रिज के नीचे हमको पाया गया कि लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर हमने इसमें जब्त किया, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है ब्रिज, और ब्रिज के आस पड़ोस में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बोर्ड भी लगाया गया है कि इस जगह पे प्रतिबंधित क्षेत्र है जिसमें माइनिंग नहीं की जा सकती है। और जिनको भी हमने पकड़ा गया है वो जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है उसके दौरान उनके पास में कोई भी तरीके का लाइसेंस नहीं है। हमने कुछ ड्राइवर्स और कुछ बाइक ट्रैक्टर, इसके साथ में ड्राइवर्स और जो स्पाई है इनको यहाँ पे अरेस्ट करके अभी पचम्बा थाना में ये है, आगे की कार्रवाई अभी आगे की जा रही है। सूचना मिल रही थी कि बनखंजो के जो नदी है वहाँ बालू जो पुल है उसके नीचे से बालू की चोरी लगातार हो रही है। उसी के आदेश उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार एक टीम गठित किया गया है जिसमें अनुमंडल दंडाधिकारी गिरिडीह, नए प्रशिक्षु IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह और सशस्त्र बल के साथ छापामारी की गई। उसमें थाना प्रभारी पचम्बा और मुफस्सिल पुलिस को भी सम्मिलित किया गया था। तो हम लोगों ने 5:30 बजे करीब चिन्हित स्थान पर छापामारी किया, जहां 9 ट्रैक्टर को रंगे हाथ वहां ब्रिज के नीचे से पकड़ा गया, जिसमें कुछ में बालू लोड कर रहे थे, वो लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और कुछ ड्राइवर को भी अरेस्ट किया गया है। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। खंडोली जलाशय में हजारों की संख्या में मछलियां मरने लगी है। जलाशय के किनारे पर मरे हुए मछलियों के जमा हो जाने से आसपास बदबू भी फैल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। हालांकि इस मामले में मत्स्य विभाग के पदाधिकारी की ओर से कोई भी आधिकारिक बात नहीं कही गई है। वहीं लोग मछलियों के मरने के कारण को जानने के लिए परेशान हैं। गिरिडीह बेंगाबाद रोड स्थित खंडोली जलाशय में हजारों की संख्या में मछलियां मरने लगी हैं। मछलियां मरने के बाद जलाशय के किनारे पर लग गई हैं, जिससे आसपास बदबू भी फैल गई है। जब लोगों की नजर मरी हुई मछलियों पर पड़ी तो बात चर्चा में आई। मछलियां क्यों मर रही हैं, इस बात को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में जब मछली पालन करने वालों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व जलाशय में मछलियों के छोटे बच्चों को डाला गया था, जिनमें से जो बच्चे सही नहीं होते हैं वह मर जाते हैं। वैसे अचानक इतनी अधिक संख्या में मछलियां मरने से लोगों के बीच कई तरह की आशंकाएं पनप रही है। कोई पानी में जहर डालने जैसी संभावना व्यक्त कर रहा है तो कोई अन्य आशंका जता रहा है। कुल मिलाकर अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मछलियों के मरने की वजह क्या है। हालांकि इस बाबत कई बार मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई जवाब नहीं मिल पाया। देखना होगा विभाग के जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बेरोटाण में बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद बड़े लोग आपस में उलझ गए, जिसमें मंसूर अंसारी व उसका पुत्र नसरुल अंसारी घायल हो गया। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बोरोटाड़ में बच्चों के झगड़ों के बाद बड़ों ने मारपीट कर दी। घटना में पिता पुत्र दोनों घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मंसूर अंसारी और रसूल मियां के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद बड़े लोगों ने सामने आकर हमला कर दिया। घटना में 9 वर्षीय नसरुल अंसारी और उसके पिता मंसूर अंसारी को चोटें आई हैं, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मंसूर अंसारी का पुत्र नसरुल कई बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी बच्चों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी बीच उस बच्चे को ईंट से मार दिया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं उसे बचाने आए उसके पिता मंसूर अंसारी के साथ भी मारपीट की गई,
जिससे ये भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला करने वालों की पहचान रसूल मियां, इम्तियाज मियां, शमसूल मियां, रसीद मियां आदि के रूप में की गई है। बच्चे क्या नाम है? नसरुल इंसान। क्या हुआ था? बच्चा में झगड़ा हुआ था, हम लोग को ईटा पाने गया था, तो झगड़ा ये लोग से पहले हुआ। उसके बाद हम लोग सोचे मुखिया को फ़ोन किया, तब मुखिया आया, तो मुखिया से हम लोग फैसला कर देंगे। तो मुखिया का सामने में ईटा पकड़ वो लोग करने लगा। रसूल मियाँ, इंताज मियाँ, मुमताज मियाँ, रशीद मियाँ, ये 4 भाई था वो लोग। एक 5 बापू था, तो वही आदमी हेठेला पकड़ करके मारा हम लोग को। कब हुआ ये? करीबन 8 बजे हुआ है। तो मुखिया के सामने मारपीट हुआ? मुखिया के सामने मारपीट हुआ। गांव का लोग बहुत बेला का था, घूमिया जाता था, लेकिन वो लोग पूरा आदमी था, सब लोग देखा। तो कहाँ रहते ये जो मारे हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं? वही बोरोटाना में रहता है। आपका घर कहाँ हुआ है? बोरोटाना हुआ, संजोरी पंचायत। थाना में आवेदन दिया है? हाँ, दिए। गांवा तीसरे मुख्य पथ पर सोमवार की सुबह हड़हड़ा गांव के समीप सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा ले जाया गया, जहां से दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। गिरिडीह लाने के क्रम में एक घायल ने दम तोड़ दिया। गांवा तीसरी मुख्य पथ पर सोमवार की सुबह हड़हड़ा गांव के समीप 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, वहीं मृतक का पोस्टमार्टम भी सदर अस्पताल में करवाया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि बिहार शरीफ निवासी आनंद मोहन सिंह अपनी पुत्री के साथ बिहार शरीफ से धनबाद जा रहे थे। इसी बीच गावा थाना क्षेत्र के सेरुआ गांव निवासी मालो यादव भी अपने 2 पहिए वाहन से जा रहे थे। इसी बीच दोनों में आपसी टक्कर हुई और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को आनन फानन में 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया गया, जहां से दोनों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर काजिम खान ने गिरिडीह रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद सेरुआ गांव निवासी मालो यादव के रास्ते में ही मौत हो गई। बाद में मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पेनल में चोट लगा, पेन ठीक है। मुन्ना अंकल हमसे बात करें। कहाँ से? मुन्ना अंकल हमसे बात करें। एक कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? हड़हड़ा में। कौन सा थाना? गाँव थाना। कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या मालूम चला है? हम लोग घर में थे, बेहोश पड़ा था, तो घर रिपोर्ट गया, तो उसके बाद उठाया। तो कैसे पता चला आपको, कौन बताया? एक भागना लगता, वही फोन करके बताया। तो वहाँ पे क्या जीवित थे ये? वहाँ पे जिंदा थे? जिंदा, हॉस्पिटल में भी जिंदा थे गाँव में। तो यहाँ क्या बताया? यहाँ पर डेट कर गया। वही एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में ही? हाँ। दूसरा पार्टी कहाँ का है? सामने वहाँ यार के सामने। क्या नाम है उनका, मृतका का? जो मर गए उनका क्या नाम है? माला प्रसाद यादव। कहाँ रहते हो? सेरुआ में गृहस्थी करते हैं। और घर कहाँ है? सेरुआ। सेरुआ, गाँवा थाना? गाँवा थाना। आनंद मोहन से। कहाँ घर है? बिहार शरीफ नज़दीक परवलपुर जफरा। क्या हुआ था? हम उधर से आ रहे थे, इतना न पिए हुए थे कि रोड पर कभी पूरा बाइक में इधर से इधर हो रहे थे। हम साइड में हुए, हमको पता भी नहीं लगा कब हमको लगा ना लगा। 10 मिनट के बाद देखते हैं फिर प्रशासन नहीं। तब हम लड़की को पूछे, लड़की था बीच में बैठे, तो हम पूछे कि क्या हुआ, तो बोला ये धक्का लगा। हमको पता भी नहीं लगा। ये गाँव में कहाँ पे हुआ था? अभी तो सर हमको उतना जानकारी, हमको तो उतना दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? परवलपुर से धनबाद जा रहे थे। धनबाद? जी।
यहाँ पे कैसे आया? यहाँ वहाँ सब गाँव से भेजा हॉस्पिटल पे, आप गिरिडीह है। एम्बुलेंस से आया? जी एम्बुलेंस है। सोनबाद के पास हुए सड़क हादसे में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णानगर निवासी 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल दोनों इलाजरत हैं। गिरिडीह बेंगाबाद मार्ग पर सोनबाद के पास हुए सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णानगर निवासी कृष्णा वर्मा और अजीत वर्मा बाइक से बेंगाबाद की ओर जा रहे थे, तभी गिरिडीह कॉलेज के आगे दोनों सड़क हादसे में घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को सदर अस्पताल भेजा, जहां फिलहाल दोनों इलाजरत हैं। पूरा? कृष्णा वर्मा। और इसका क्या नाम है? अजीत वर्मा। कहाँ घर है? पूर्णा नगर। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? गिरिडीह कॉलेज के आगे सोनबाद। कहाँ से गए थे और कहाँ से आ रहे थे आप? हम जा रहे थे बेंगाबाद, वो जा रहा था मेरा ही साइड से, वो अचानक मोड़ दिया, इंडिकेटर भी नहीं जलाया और हाथ भी नहीं दिया और अचानक वो मोड़ दिया। और हम लोग थे हल्का 50-40 का स्पीड में थे हम लोग, तो अचानक मोड़ दिया, देखा भी नहीं और हैंडल झगड़ा। कब हुआ ये? पता नहीं इस टाइम पता नहीं। कब हुआ ये एक्सीडेंट? 12 बजे तक। आप लोग का बेंगाबाद जा रहे थे, तो वहाँ से कैसे आए एक्सीडेंट होने के बाद? एम्बुलेंस से लाया। एम्बुलेंस से लाया। यहाँ क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर का अभी तक क्या? अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोंगिया ग्रुप के नए उत्पाद मोंगिया प्रीमियम अगरबत्ती की हुई भव्य लॉन्चिंग। बरमसिया पार्क में आयोजित हुई लॉन्चिंग सेरेमनी। वोकल फॉर लोकल की मुहिम को मिली गति। जल्द बाजार में दिखेगा मोंगिया ग्रुप का यह नया उत्पाद। बनखंजो घाट पर प्रशासनिक टीम ने मारा छापा। अवैध बालू कारोबार पर कसी गई नकेल। बालू लदे 9 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। धंधेबाजों पर कार्रवाई में जुटा प्रशासन। खंडोली में अचानक मर रही है हजारों की संख्या में मछलियां। फैल रहा है इलाके में सड़ांध। कारणों का नहीं चल पाया पता, कयासों का दौर जारी। और गांवा में सड़क हादसे में एक की मौत, एक हुआ घायल। घायल का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। वहीं मृतक के शव का कराया गया पोस्टमार्टम। गमगीन दिखा माहौल। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।